बहुत बड़ी भूमिका है। अब भाजपा सरकार ने तय किया है कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। आज ओडिशा में बने 6,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लाभ हमारी बहनों बेटियों को ही हो रहा है। भाजपा सरकार ने ओडिशा के 60 लाख से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया है। यहां की लगभग 55 लाख बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। इसने हमारी बहनों बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधारा है और उनका जीवन भी आसान किया है। साथियों, मोदी ने बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। बीते 10 वर्षों में करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस वर्ष के बजट में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ बड़ा कदम उठाया गया है। आप कल्पना कीजिए, जब इतने परिवार की बहनों लखपति होगी तो पूरे परिवार की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। और मैं आज देख रहा हूं, दूर दूर तक माताएं बहनें ही दिख रही है। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। इससे ओडिशा में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों बहनों को बहुत लाभ होने जा रहा है। साथियों, 2014 से पहले के 10 वर्षों में केंद्र में जो सरकार थी, वो बजट में जितनी घोषणाएं करती थी, उनसे कई गुना बड़े घोटाले करती थी। 2014 से पहले भारत का युवा निराशा में डूबा था। उसका भविष्य अंधेरे में था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई है। आज भारत का युवा आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि उसके पीछे ईमानदार और मजबूत भाजपा सरकार खड़ी है। जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास आज मोदी की गारंटी है। आज किसी को मुद्रा योजना का लोन लेना हो तो उसके पास मोदी की गारंटी है। आज किसी को स्वनिधि योजना का लोन लेना हो तो उसके पास मोदी की गारंटी है। संबलपुर तो मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। केंद्र सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में ओडिशा में हजारों नए लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। ओडिशा में हथकरघा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 30 से ज्यादा हथकरघा क्लस्टर स्वीकृत किए हैं। जब मैं यहां उतरा तो मुझे स्पेशल जैकेट पहनने का आग्रह किया हमारी टोली ने। मैंने कहा क्यों? अरे बोले साहब, इतना बड़ा हथकरघा के लिए काम हुआ है, आज जरा आप इसको पहनिए। मेरे लिए ये प्रसाद है, मैं आपका आभारी हूं। जो परिवार ऐसी चीजें बनाते हैं ना, मैं उनका गौरव करता हूं।
कच्चा माल हो या फिर दूसरी मदद, यहां के उद्यमियों को केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपयों की मदद दी है। इसका लाभ यहां के श्रमिकों और नौजवानों को हुआ है। मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास किसी का सहारा नहीं है। जिसका कोई नहीं, उसका मोदी है। ओडिशा में बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज रहता है, लेकिन सालों साल तक सरकारें चलाने वालों ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा। मोदी ने तो अपने आदिवासी भाई बहनों के बीच दशकों तक काम किया है। मैं उनके सुख दुख से परिचित हूं, इसलिए आज हमारी सरकार आदिवासी कल्याण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। बीते 10 वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए बजट को हमने कई गुना बढ़ाया है। ये भाजपा ही है जिसने ओडिशा की सम्मानित बेटी आदिवासी समाज की प्रतिनिधि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया है। अभी 3 दिन पहले जब उन्होंने संसद को संबोधित किया तो पूरी दुनिया उनके एक एक शब्द को ध्यान से सुन रही थी। लेकिन ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद रखना है, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी। और वो द्रौपदी जी का अपमान था ऐसा नहीं, समग्र देश के आदिवासी समाज का अपमान था। वो द्रौपदी जी का अपमान नहीं, ये मेरे प्यारे उड़ीसा का भी अपमान था। साथियों, आज भाजपा सरकार राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों के योगदान को निरंतर आगे ला रहा है। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। आदिवासी जनजातियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, जिन्हें पीवीटीजी कहते हैं, उनकी भी पहली बार किसी ने सूद ली है तो वो भाजपा सरकार है। इन जनजातियों के लिए पहली बार हजारों करोड़ रुपए की पीएम जन मन योजना बनाई गई। इसका सबसे अधिक फायदा ओडिशा के करीब 1700 कबीलों के लाखों साथियों को होने वाला है। इससे इन बस्तियों में अच्छे घर बनेंगे, सड़कें पहुंचेंगी, पानी पहुंचेगा, रोजगार के साधन बनेंगे। इस क्षेत्र के देवगढ़ के जो पाउड़ी भूया बहन भाई हैं, उन्हें भी जनमन अभियान से बहुत मदद मिलने जा रही है। साथियों, भाजपा सरकार गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार है। गरीबों की चिंता को कम करने वाली सरकार है। हम आज गरीब को मुफ्त अनाज और मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं। ओडिशा के 3.25 करोड़ साथियों को आने वाले 5 वर्ष तक राशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चले रुक करते हैं खबरों का। सीएम आवास से बाहर निकली क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच की टीम ने सीएम स्टाफ को दिया है नोटिस। विधायकों के खरीद फरोख्त का पूरा मामला है, जिस मामले में नोटिस दिया गया है सीएम अरविंद केजरीवाल को। 5 घंटों से ज्यादा सीएम आवास के बाहर टीम मौजूद रही।
तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको एक बार फिर से दे दें। सीएम आवास से बाहर निकली है क्राइम ब्रांच की टीम। क्राइम ब्रांच की टीम ने सीएम स्टाफ को नोटिस दे दिया है। विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके विधायकों को अपनी ओर करने की कोशिश की जा रही है और इसी मामले में क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर नोटिस लेकर पहुंची। 5 घंटों से भी ज्यादा सीएम आवास के बाहर टीम मौजूद रही और सीएम आवास में मौजूद स्टाफ को वो नोटिस दिया गया है। हालांकि कल भी टीम पहुंची थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए, उन्हें ये नोटिस देने के लिए कि अगर उन्हें लगता है कि बीजेपी ये कोशिश कर रही है, यानी उनके विधायकों को खरीदने की, अपने ओर करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में वो प्रूफ करें कि उनकी बात में दम है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया जुड़ गई है। भावना, सबसे पहले तो देखिए अपडेट लेना चाहूंगी आपसे, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम न केवल सीएम आवास पहुंची है बल्कि कल रात की भी बात आपको याद होगी जब टीम वहां पर पहुंची थी और जानकारी ये थी कि उन्हें एक नोटिस दिया गया है। जी, मैं आपको बता दूं, कल देर शाम क्राइम ब्रांच की टीम और एसीपी पंकज अरोड़ा जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एमएलए खरीद फरोख्त मामले में नोटिस देने के लिए पहुंचे थे। और साथ ही साथ जब कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हुई तो वो लोग बिना नोटिस दिए ही वापस लौट गए थे और आज सुबह दोबारा क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे और 5 घंटे के इंतजार के बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री का सीएमओ ऑफिस है वहां पर ही नोटिस रिसीव कराकर वो लोग वापस लौट चुके हैं। लगभग 3:10 पर जो है ये नोटिस रिसीव कराया गया है और सीएमओ ऑफिस में ये नोटिस जो है रिसीव कराया गया। उससे पहले का अगर मैं आपको घटनाक्रम बताऊं तो कहीं ना कहीं आज सुबह जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जैस्मीन शाह, उनकी भी कुछ ना कुछ अनबन एसीपी पंकज अरोड़ा से होती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि एसीपी पंकज अरोड़ा से जैस्मीन शाह ने यही पूछा था कि आखिरकार कौन से कानून में ये प्रावधान लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस सौंपा जाएगा, किस धारा के तहत ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस सौंपने की बात कर रहे हैं, क्यों सीएमओ ऑफिस में नोटिस नहीं दिया जा रहा और आखिरकार क्यों जो अधिकारी है उनकी तरफ से कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही है। उसके बाद तमाम हलचल जो थी सीएम आवास पर जारी थी और 3:10 पर मुख्यमंत्री सीएमओ ऑफिस में ही जो है ये नोटिस जो है वो सौंप दिया गया है और उसके बाद एक जो क्राइम ब्रांच के एसीपी हैं वो अपनी टीम के साथ वापस लौट चुके हैं। नोटिस में क्या क्या लिखा है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एमएलए एक्ट के जो एमएलए का खरीद फरोख्त का मामला जो भाजपा ने आरोप लगाया है कि झूठे आरोप है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि भाई जो इनके पास जो क्लिपिंग है, ऑडियो क्लिपिंग है, वो वक्त आने पे मुहैया कराएंगे, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर लेकिन भावना ये भी तो कहा गया है एविडेंस है उनको कि वो प्रूफ करे अपनी इस बात को, जो आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं उस बात को वो प्रूफ करे कि वाकई बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश चुनाव से पहले कर रही है। लेकिन आरोप लगाने की बजाय अगर वाकई सबूत है तो ये पेश करने चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते हैं तो उसको लेकर प्रूफ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी वो देरी करते हैं। फिर आखिर इस मामले में देरी क्यों कर रहे हैं? जी, इस बात को मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर अतीश ने ये जरूर कहा था कि वक्त आने पर जो है वो ऑडियो क्लिपिंग जो है साझा की जाएगी और सही समय आने का जो है आम आदमी पार्टी द्वारा इंतजार किया जा रहा है कि सही समय आने पर जो है ये वीडियो ऑडियो जो क्लिपिंग है वो सामने रखी जाएगी। आखिरकार क्यों इस तरीके का समय आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से अब क्राइम ब्रांच का नोटिस खुद एसीपी साहब देने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर ये जरूर कह सकते हैं कि अब जो भी पुख्ता सबूत आम आदमी पार्टी के पास है वो अब उन्हें क्राइम ब्रांच के समक्ष जरूर रखना होगा, क्योंकि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात करके
जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करी थी और इसी को लेकर जो है सीएम आवास पर जो है नोटिस भेजा गया है, ताकि जो पुख्ता सबूत आम आदमी पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जो आरोप भाजपा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, कि वो सबूत जो है वो क्राइम ब्रांच के समक्ष रखे जाए, ताकि आगे की कार्यवाही चाहे वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो या फिर बीजेपी पक्ष में हो, वो आगे की कार्यवाही है कि आखिर जो सबूत है उसे कब तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश कर सकती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल और आतिशी जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास ऑडियो क्लिप है, हमारे पास तमाम सबूत है, कब तक पेश किए जा सकते हैं भावना? जी मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री को ये नोटिस, मुख्यमंत्री सीएमओ ऑफिस में ये नोटिस दिया गया है और उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरीके से सबसे पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के ऊपर आरोप लगाया, तो कहीं ना कहीं आज शाम को या कल सुबह आतिशी के भी ऑफिस या घर पर जाकर ये नोटिस सौंपने की कोशिश की जाएगी और उसी के बाद आम आदमी पार्टी आगे की रणनीति बताएगी कि आखिरकार कब। और ये भी बहुत जरूर मैटर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी खुद दी है। फोन से लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी गई है। भारत के विकास में बड़ा योगदान है। आडवाणी जी ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया है और आडवाणी जी सम्मानित नेताओं में से एक है। आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश के सपूत अडानी जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। खुद ट्वीट करके जानकारी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अविस्मरणीय योगदान रहा है आडवाणी जी का और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आडवाणी जी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद कि बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। इस काम के लिए आडवाणी जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं और लगातार उन्होंने पूरा जीवन लगाया है लोगों के लिए संघर्ष में, तो ऐसे लोगों का सम्मान तो होना ही चाहिए। यह काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है, बहुत ही अच्छा काम है, प्रशंसनीय काम। बहुत बधाई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे हेमंत सोरेन। पीएमएलए कोर्ट ने दी सोरेन को अनुमति। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री झारखंड का बनाया गया। लेकिन उसके बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर जानकारी ये सामने आई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हो चुके हेमंत सोरेन भी फ्लोर
टेस्ट में हिस्सा ले सकेंगे। पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को अनुमति दे दी है। तो वही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बैठक की जा रही है। देखिए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी का गठन किया था, जिनके जरिए एक रिपोर्ट तैयार की गई। यूसीसी को लेकर ये इस कमेटी का गठन किया गया था और अब इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ये तय करेगी कि कब तक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। हालांकि चुनाव जीतने के बाद ये सबसे बड़ा दावा था बीजेपी का और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, और अब क्योंकि कमेटी का गठन किया गया, रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है और ऐसे में अब रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि क्या राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए और अगर लागू किया जाना है तो कब तक इसे लागू किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। ईडी रिमांड में हेमंत सोरेन से पूछताछ। रांची ईडी दफ्तर में हेमंत से पूछताछ जारी है। जमीन घोटाला मामले में जांच लगातार की जा रही है। तो ईडी रिमांड में हेमंत सोरेन से पूछताछ लगातार की जा रही है। आपको बताते चले कि रांची ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन से पूछताछ लगातार की जा रही है। जमीन घोटाला मामले में ये पूछताछ हो रही है। ईडी रिमांड में हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है। रांची में ईडी दफ्तर में हेमंत से पूछताछ लगातार जारी है। जमीन घोटाला मामले में जांच की जा रही है। रुक करते अगली खबर का। ठाणे में बीजेपी विधायक ने चलाई गोली। शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ पर चलाई गई गोली। गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। उल्लासनगर में गणपत गायकवाड़ ने चलाई गोली। पुलिस ने विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको पूरा मामला बता दें कि ठाणे में बीजेपी विधायक ने पुलिस स्टेशन में शिवसेना नेता पर गोली चला दी है। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ पर 4 गोली दाग दी। शिंदे गुट के नेता बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उनके सहयोगियों पर हमला कर दिया है। बता दें कि 2 दिन पहले इसी जमीन की विवाद को लेकर दोनों पार्टी के इन नेताओं के बीच नोकझोंक हुई थी और इसी विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बेटे वैभव गायकवाड़ अपनी शिकायत लेकर उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने में पहुंचे थे और इसी दौरान शिवसेना कल्याण पूर्व के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ अपने समर्थक के साथ हिल लाइन पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के सामने ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष में विवाद हो गया। बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।